अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अबू बकर पाशा एंड वेलकम टू इन अ नटशेल। अभी तक जितने भी हमें क्वेश्चंस आए हैं थ्रू कमेंट्स, थ्रू फेसबुक पेज, थ्रू मैसेंजर एंड इसके अलावा ईमेल्स के थ्रू भी हमारी टीम ने उसमें से फिल्टर आउट किए हैं फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और जनरल क्वेश्चन जो आप सबकी हेल्प करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस लेते हैं। सर, हाउ मेनी पेजेस डिड यू राइट इन योर एसेज? पेजेस के अंदर आप इवेल्युएट नहीं किया कर सकते कि ऐसे एक गुड ऐसे या बैड ऐसे कौन सा होता है, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हैंड राइटिंग होती है। मेरी अगर हैंड राइटिंग स्टाइल देखिए, अगर आप किसी नोट्स वाली वीडियोस में देखिए तो मैं काफी नैरो, काफी तंग तंग लिखता हूँ, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखता हूँ, मेरी फोन साइज काफी स्मॉल है, तो मेरे कम पेजेस के ऊपर ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं। द थिंग दैट मैटर्स इज कि एफपीएससी जो ऐसे पेपर की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 2500 से 3000 वर्ड्स के अंदर आपका ऐसे फॉल करना चाहिए 3 आवर्स के अंदर। तो आप जब ऐसे प्रैक्टिस ऐसे लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप अपने 1, 2, 3 पेजेस की एक एवरेज काउंटिंग डाल लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा आप एक पेज पे कितने वर्ड्स लिखते हैं, एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ शीट्स यू हैव कंज्यूम। तो इस तरह आपको आपके ऐसे पेपर के वर्ड्स का अंदाजा हो जाएगा। एंड वो ऐसे पेपर के जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो 2500 से 3000 की रेंज के अंदर ही होने चाहिए। समटाइम्स बहुत क्वालिटी, बहुत एक्सेप्शनल ऐसेज होते हैं जो 2500 से कम वर्ड्स पे भी ऐसे पास हो जाते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड यही है कि आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर फॉल करें, और आप जितने ऐसे घर में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक एग्जाम्स में लिखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका 3 आवर्स के अंदर, 3 आवर्स के अंदर आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं और आपकी कितनी शीट्स के ऊपर आपके वर्ड्स आते हैं। Could you please share your sample essays? I've told in the FAQ series 1 as well. Sample essay मेरे पास नहीं है क्योंकि it's been a while now since I have appeared in the last CSS exam, since I passed my last CSS exam in 2021. तो मैं आप लोगों से आउटलाइन जरूर शेयर करूंगा अपने तीनों एसेज की। मेरे तीनों अटेम्प्ट्स के तीनों एसेज पास थे, तो मैं उनकी आउटलाइन आपसे जरूर शेयर करूंगा just to give you guys an idea of how that looked like. Sir, do you teach? Yeah, I do teach some students. I help them, I coach them. A to Z coaching नहीं करता मैं, complete mentoring नहीं करता. I do hold sessions sometimes in few months, weekend classes, weekend sessions, webinars, जिसमें students interact करते हैं, अपने questions, अपने problems share करते हैं, similar to this series, but more live one-to-one interactions होते हैं students के साथ. Sir, kindly make a video how we can get the comprehensive knowledge for essay writing. Sure, we'll have this in our videos list and soon एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। What would you prefer, handwritten notes और digital notes? Again ये वेरी करता है स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स पे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल बुक्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है हार्ड बुक्स पढ़ने की, हार्ड फॉर्म में बुक्स पढ़ने की, और कुछ स्टूडेंट्स को सॉफ्ट फॉर्म में आती है। अब मी बीइंग फ्रॉम एन आईटी प्रोफेशन, मैं बहुत ज्यादा टेक ओरिएंटेड हूँ, टेक फ्रेंडली हूँ, तो टेक सेवी हूँ, तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं सॉफ्ट कॉपी में पढूं, मोबाइल से, लैपटॉप से। आई डू हैव ऑल द बुक्स इन माय लैपटॉप, इवन प्रिपरेशन में भी आई यूज लैपटॉप अ लॉट। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि हम लोग हार्ड फॉर्म ऑफ बुक से पढ़ते हैं, तो दे टेंड टू रीड द बुक्स इन द हार्ड कॉपी, राइट। सिमिलरली आपने अपने नोट्स देखने, बट हाँ, नोट्स के एस्पेक्ट में कुछ चेंजेस हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स इसलिए प्रेफरेबल होते हैं। तो मैं पढ़ता सॉफ्ट से हूँ, लेकिन मेरे हैंड रिटन समरी जो है, जो आप पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं, नोट्स वाली वीडियोस में, वो समरीज हैंड रिटन होती हैं और पेपर के अंदर वो बहुत काम आती है। उसकी 2-3 रीजन है। फर्स्ट रीजन मीन कि आपने जब एग्जामिनेशन सेंटर जाना है तो एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं, तो आप लैपटॉप और मोबाइल उस तरह से कैरी नहीं कर सकते, आप लैपटॉप नहीं लेके जा सकते, सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं आपका ध्यान भी लगा रहेगा कि लैपटॉप है आपका इधर कार में या किसी भी चीज में, तो यू शुड टेक योर नोट्स। सेकंड थिंग कि आप जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन प्रोसेस करता है उस इन्फॉर्मेशन को बेहतर। इट्स ऑलवेज योर राइटिंग जो कि आपका ब्रेन मेमोराइजेशन में हेल्प आउट होता है। जब आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन की मेमोराइजेशन एबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, दिस इज अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट। तो जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे खुद से देख के, तो आपकी मेमोरी में रहेंगे और इट वुड हेल्प यू इन रिकॉलिंग दैट। जब आप एग्जाम में लिख सकेंगे, आपकी मसल मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपका मसल मेमोरी भी हेल्प आउट करती है, आपका ब्रेन भी हेल्प आउट करती है जब आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो यस, फॉर नोट्स आई प्रेफर हैंड रिटन नोट्स, बट एक पेज की समरी, पूरे रजिस्टर नहीं भरने होते नोट्स के अंदर। आपके पास हर चीज बुक में अवेलेबल है, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करें, प्रेसी बनाएं, एक टॉपिक आपने पढ़ा उसकी प्रेसी बनाएं नोट्स के अंदर, एंड देन उसको आप फाइनल एग्जाम में लेके जाएं एज एन ऑफलाइन। सर, कैन एनीवन गिव पीएमएस एंड सीएसएस एग्जाम्स इन द सेम ईयर? यस, फॉर श्योर आपको देना चाहिए। पीएमएस और सीएसएस एग्जाम रिकमेंडेड है बल्कि एक साल में देना,
मेरा जो क्रक्स है CSS PMS की जर्नी का, आई थिंक मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपने अपनी लाइफ के 3 साल चूज कर लें, फर्स्ट अटेम्प्ट से लास्ट अटेम्प्ट तक। तीनों अटेम्प्ट आपने CSS की भी देनी है, तीनों अटेम्प्ट आपने PMS की देनी है। इन केस खुदा न खास्ता अगर आप फेल होते जा रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होगी CSS PMS की, एंड फेलियर इज नॉट अ बिग थिंग इन CSS। आउट ऑफ 100% आपको पता है 2% स्टूडेंट्स पास होते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन थिंग, एंड बिकॉज इट्स सो टफ एंड फेल रेशो इतनी ज्यादा, इसलिए 3 अटेम्प्ट है। तो आप अपनी तीनों अटेम्प्ट को ध्यान में रखें, ऐसे प्लान करेंगे आपने 3 अटेम्प्ट देनी है CSS की, तीनों PMS की, उन्हीं 3 साल के अंदर, और उसके अंदर जितने भी आपके 16 स्केल 17 स्केल 18 स्केल AD की असिस्टेंट्स की जितनी भी आपकी जॉब्स आती हैं, वापडा के अंदर, लेस्को के अंदर, ऑल दैट, HEC के अंदर, वो सारे एग्जाम्स आप देते रहे, 1 पेपर MCQs देते रहे, PMS CSS। तो it is my belief, it is my experience of all these years of CSS mentorship and being a student of CSS, कि जो स्टूडेंट इस तरह से 3 साल डेडिकेट करता है, they eventually end up in a government job। अगर CSS नहीं भी होता तो PMS हो जाता है, PMS नहीं भी होता तो they would find something in 16-17 scale, that's for sure, inshallah। I am currently deciding between studying sociology and mass communication. I've heard various opinions from others, and I wanted to know your thoughts on which might be a better choice for me. Some have mentioned that sociology often results in lower marks, while mass communication tends to have better results. Your guidance would be highly appreciated. Thank you in advance for your input. It's a good question. It's a very common question. Again, ये optional से related question है आपका। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैंने 2015 की जो अटेम्प्ट थी उसमें ग्रुपिंग चेंज होती थी। उस टाइम पे सोशियोलॉजी और मैथ्स कॉम दोनों रखे जा सकते थे, एंड आई चोज बोथ ऑफ देम। और सोशियोलॉजी और मैथ्स कम्युनिकेशन दोनों में आई स्कोर प्रीटी गुड मार्क्स, और दे वर इजी टू हैंडल। फिर 2016 की अटेम्प्ट में एंड 1 ईयर लेटर इन्होंने ग्रुप्स चेंज किए, इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज किया। उसके बाद से सोशियोलॉजी और मैथ्स कॉम में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आई वुड ऑप्ट फॉर बोथ। सोशियोलॉजी का सिलेबस ज्यादा है, मैथ्स कम्युनिकेशन का सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, और वैसे तो दोनों जनरलाइज सब्जेक्ट्स हैं। रिगार्डिंग स्कोरिंग तो मीडियम स्कोरिंग मार्क्स हैं, एंड मैंने अगेन इस पे आप मेरी वीडियो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने वाली। आई हैव ऑलवेज एडवाइज दिस टू स्टूडेंट्स कि आप स्कोरिंग के चक्कर में ना पड़े। आपको जो सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट करते हैं, आपका जहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होता है, उन सब्जेक्ट्स को चूज करें जो आपको पढ़ते हुए समझ भी आए। और ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप समटाइम्स अपनी तरफ से भी आंसर कर सकते हैं, इफ यू इवन डोंट हैव रेड द टॉपिक इन एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल मैथ्स कम्युनिकेशन में जनरलाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपिनियन पूछा जाता है। यू नीड टू नो द टर्मिनोलॉजीज, यू नीड टू नो द बेसिक कोर कांसेप्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बट आप उसको रिलेट कर सकते हैं आंसर्स के अंदर। तो इट्स अप टू योर इंटरेस्ट कि आप इसमें से क्या चूज करते हैं। I opted for mass communication in both of the later attempts 16 and 21. Sir, how to cover for Park Affairs syllabus? Should I focus on reading books or will reading articles be enough? Can I also use tools like ChatGPT to aid my preparation? What's the best approach to stay well prepared? पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस कैसे कवर करना है, I've made a video over that, recommended books का। इसके अलावा आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, जो पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, ये साथ साथ चलते हैं। आई नेवर रिकमेंड कि आप पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट को आप कहेंगे कि हमने इसको 1 वीक में, 2 वीक्स में, 1 मंथ में खत्म कर देना। नो, दिस इज एन ऑनगोइंग सब्जेक्ट, बिकॉज पाकिस्तान अफेयर्स हर सब्जेक्ट के साथ टच करता है। करंट अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होगा, इवन इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन दब आने लगे हैं। आपके ऐसे के अंदर भी पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज समथिंग जो आपको डिफरेंट डायमेंशन के अंदर प्रिपेयर करना है, तो ये साथ साथ ही प्रिपेयर होता है। Can I use tools like ChatGPT to aid my preparation? Yes, definitely. मैंने अभी इससे पहले भी एक frequently asked question आंसर किया है पिछली वीडियो में कि आपको ये टूल्स यूज करने हैं, बट इनको एज अ टूल, एज एन एड यूज करना है। आपने इनको ह्यूमन टीचर की रिप्लेसमेंट नहीं बनाना। आपने इनको एज अ टूल यूज करना है। आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिलेंगी, बट आपको उस टूल का पता भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT जो है, अब उन्होंने लेटेस्ट अपडेट में 4.0 इनकॉर्पोरेट कर दिया है। पहले 4 to 5 क्वेश्चन ChatGPT आपको अप टू डेटेड आंसर करता है। ChatGPT 4.0 प्रीमियम वर्जन आंसर करता है, और 5th क्वेश्चन के बाद आपको ChatGPT 3.5 आंसर करता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 4.0 अप टू डेटेड है, टिल टुडे आंसर करता है, और जो 3.5 है वो 2-3 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन देगा। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है। आपने उससे डायमेंशन ले सकते हैं, आप AI टूल से माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज किया जा सकता है, वो एक अप टू डेटेड टूल है। बट इनसे आप डाटा की हेल्प ले सकते हैं, इनसे आप आर्टिकल्स मांग सकते हैं, इनसे आप डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट फैक्टर्स पूछ सकते हैं,
डिफरेंट आंसर्स की मेथडोलॉजीज पूछी जा सकती हैं, किसी एक सब्जेक्ट को डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट जो फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करते हैं, वो ये सब कुछ पूछा जा सकता है। बट जस्ट यूज देम एज एन एडिंग टूल टू हेल्प यू। अपनी अकल नहीं छोड़नी आपने। अल्लाह ताला ने ह्यूमन माइंड फार सुपीरियर बनाया है किसी भी टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट योर ब्रेन्स। And what's the best strategy to cover all major and optional subjects syllabus in 6 months? इस पर भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 6 months के अंदर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बेसिक नो हाउ है करंट अफेयर्स की, तो आप डेफिनेटली तैयार कर सकते हैं। जस्ट मेक आउट अ स्केड्यूल एंड इसमें हाँ जी इन 6 months के अंदर आपको ऑब्वियसली डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। 8 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके 6 months का मतलब है जनवरी फरवरी आपने निकाल देना। जनवरी फरवरी अपनी प्रिपरेशन में काउंट नहीं होते, दे आर जस्ट रिविजन्स। तो उससे पहले 4 months आप लगा लें, या उससे पहले 6 months लगा लें। तो डिवाइडेड डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको छोड़ता हूँ, आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। मेरी अपनी प्रेफरेंस क्या होती है, मैं 2 से 3 सब्जेक्ट इकट्ठे स्टार्ट करता था ताकि मेरा इंटरेस्ट रहे। अगर मैं एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता हूँ तो मैं दूसरा स्टार्ट कर दूँ। एंड एक अटेम्प्ट में मैंने ऐसे किया था कि मैंने 2 वीक्स एक सब्जेक्ट को दिए, फिर 2 वीक्स एक सब्जेक्ट को दिए। इट डिपेंड्स अपॉन योर मूड, इट डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर स्टडिंग। आपने इमोशनल मेंटल हेल्थ भी देखनी है अपनी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी देखें। अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करें, और अगर आप एक सब्जेक्ट पे स्टक हो गए हैं, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, नो नीड कि आप बस अब उस पर स्टक रहेंगे। मैंने 1 वीक का अपना स्केड्यूल बनाया, अब आप उसको छोड़ें, आप किसी और सब्जेक्ट पे जाएं एंड गेट इट लेटर ऑन। सो सीएसएस के लिए वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी बेस्ट है या नोवाल और एनी अदर? सीएसएस के लिए अकेडमी आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसका बेहतर तरीका यह है, आप उन अकेडमीज को कॉल करें, उनको कहें कि हम ट्रायल क्लासेस लेना चाहते हैं 1 2 या 3 दिन। कुछ के सेमिनार्स भी होते हैं, आप उनके सेमिनार्स भी अटेंड करें, आपको वहाँ पे उनकी फैसिलिटी का आइडिया हो जाएगा। अकेडमी चूज करते हुए आप ये भी देखें कि आपने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखनी है, आपने डिस्टेंस भी देखना है जहाँ से आपने अकेडमी में जाना है, और आपने उनकी टाइमिंग्स भी देखनी है। और आप मल्टीपल अकेडमीज भी देख सकते हैं। आपको अगर पता है कि एक अकेडमी में कोई एक ट्यूटर अच्छे हैं, दूसरी अकेडमी में कोई दूसरे ट्यूटर अच्छे हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बट मेरी एडवाइस ये है कि जितनी बेसिक जनरलाइज प्रिपरेशन आप घर में कर सकते हैं, बुक से, नेट से आप करें। एक टाइम आ जाएगा जब आप सैचुरेट हो जाएंगे, जितनी आप एफर्ट, ये आप बेसिक पे हैं, जीरो पे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप घर में कर सकते हैं, इंटरनेट पे कर सकते हैं। इतनी प्रिपरेशन के लिए डोंट गो टू एन अकेडमी, डोंट गो टू अ टीचर। जब आप एक लेवल अचीव कर लेंगे, आपको पता है सब सब्जेक्ट्स का, आपको पता है मैंने इसमें से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, आपको पता है मैंने स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वहां पे आप फिर किसी टीचर को या किसी अकेडमी को फॉलो करें ताकि आप इस लेवल से यहाँ जा सकें। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको इंटरनेट इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। हाँ, अगर आपका बिल्कुल ही बेसिक सी किसी, आप फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ है, वो आपने घर में पढ़ना स्टार्ट किया, बट इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू यू, और लॉ है उसके अंदर आप अपनी तरफ से लिख नहीं सकते, तो उस इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप अकेडमी चूज कर लें। इंटरनेशनल रिलेशन है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ्स कॉम है, जर्नलिज्म है। बट अगेन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, पहले थोड़ी सी आदत भी करें। बिल्कुल आई वुड यूज अ हार्श वर्ड हियर, हर अभी ना करें आप, थोड़ा सा खुद उसको देखिए, नो हाउ लें, एंड देन किसी अकेडमी में जाए। सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जहां नोट शेयर होते हो? नहीं, हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। बट इफ किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होते हैं आपके स्पेसिफिक ऑप्शनल के, आप इस वीडियो पे कमेंट कर दें या हमें हमारे पेज पे मैसेज कर दें अपना ऑप्शनल लिख के, और उसके नोट्स की रिक्वेस्ट कर लें। इफ वी हैव दैट नोट्स और रिकमेंडेड बुक, तो हम आपसे उस आपकी ईमेल आईडी पे शेयर कर देंगे। सर कोई ऐसे है आपका लिखा हुआ? Since it's quite of time now, I have appeared in my CSS examination. I do have a CSS essay complete video, उसका लिंक आपको अवेलेबल है। कमिंग सून हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जिसके ऊपर मैं अपनी आउटलाइन शेयर करूंगा। अपने जो मेरे 3 ऐसे पेपर मैंने क्लियर किए हैं 3 अटेम्प्ट्स के अंदर, उनकी मैं आउटलाइन आपसे शेयर करूंगा और डिटेल में डिस्कस। सर डू यू ऑफर ऐसे वैल्यूएशंस, ओनली वैल्यूएशंस? करंटली मैं ऐसे वैल्यूएशंस नहीं कर रहा। In future, if I may get some time in my schedule, I would really try to do that. Sir, how to improve basic sentence structure? Please guide about it. अगर sentence structure की बात की जाए तो उसके लिए आपकी सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। आप जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप राइटिंग करेंगे, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जब आप राइटिंग कर रहे हैं, आप कोशिश किया करें कि आप रेगुलर राइटिंग करें। कोई भी टॉपिक उठा लें, आपकी डेली की कोई न्यूज उठा लें, आप डॉन की प्रेसी राइटिंग की तैयारी कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसमें भी आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। आप डेली का कोई एक आर्टिकल उठाएं, कोई रैंडम टॉपिक उठाएं, बिल्कुल सीएसएस से रिलेटेड, बिल्कुल जनरल रैंडम टॉपिक्स उठा सकते हैं आप। करंट वेदर के ऊपर, करंट ट्रैफिक कंडीशंस के ऊपर, करंट पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर आप लिख सकते हैं।
सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए आपको जो एसेंशियल चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो डिफरेंट लेंथ के हों। कुछ सिंपल सेंटेंसेस हो, कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस हो, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो। सिंपल, by simple we mean the economy is improving. The compound one would be economy of the country is improving and people are feeling optimistic about it. This is a compound sentence. And complex one would be although the economy of the country is improving, but the overall condition and financial status of people that is not improving. एक्टिव सेंटेंसेस ज्यादा यूज करने से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना, आपने रिपीट नहीं करनी बार बार बातें एक सेंटेंस के साथ जो दूसरा सेंटेंस है उसकी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। वही सेंटेंस आपने एक एक्टिव में लिखा है उसको दोबारा पैसिव में नहीं लिखना चाहिए। रिडंडेंसी की एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेंटेंस है, इन माय पर्सनल ओपिनियन आई बिलीव दैट दिस इज अ फैक्ट। अब एक ही सेंटेंस के अंदर आपने एक ही बात को 2-3 दफा लिख दी। इसका एक बेहतर वर्जन हो सकता है, बेहतर सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेहतर सेंटेंस मेकिंग में ये आ सकता है कि आई बिलीव दिस इज अ फैक्ट। दिस एक शॉर्ट सेंटेंस है आपका और ये बात वही बात कन्वे करता है। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप ज्यादा यूज करें। इन एडिशन, एज अ रिजल्ट, हाउएवर, नेवरदलेस, मोरओवर, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करें जो कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करें, जो कि ट्रांजिशन में हेल्प करे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में, आपके पैराग्राफ के अंदर जो ट्रांजिशन में हेल्प करे, ऐसे वर्ड्स आप ज्यादा यूज करें। और ये कैसे होगा? जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उससे ही बेहतर होगा। सेंटेंसेस की कोहेजन आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस आपका ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, एक नॉर्थ जा रहा है। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो रिडंडेंट नहीं होना चाहिए दूसरा सेंटेंस, और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उसको एलैबोरेट किया जा सकता है, उसको ट्रांजिशन की जा सकती है उसकी नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी। डिबेटिंग का रूल होता है PEEP, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, पॉइंट। आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबसे पहले आपका पॉइंट होगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगा, एंड देन उसकी कोई एग्जाम्पल होगी, एंड इवेंचुअली आप लास्ट में उस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इवन इन डिबेट्स एंड इवन इन राइटिंग। बहुत स्मॉल सेंटेंसेस भी आप यूज नहीं करेंगे कि आपके हर एक पैराग्राफ के अंदर छोटे छोटे काफी ज्यादा सेंटेंस है। आप सेंटेंस को बिल्ड करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है। ऑल्दो द वेदर इज बैड, फुल स्टॉप, दिस इज एन इनकम्प्लीट, अ वेरी शॉर्ट सेंटेंस। ऑल्दो द वेदर इज बैड बट वी आर स्टिल गोना मेक इट, बट वी आर स्टिल गोना गो समवेयर, दिस इज समथिंग। ये एक आपका कंप्लीट सेंटेंस। दैट्स ऑल आई गेस। ये टिप्स इनफ है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। राइट, रीड, रीड।